हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का आज फिर से स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के पार्ट 2 वीडियो, जो इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। इससे पहले पार्ट 1 में हम 5-6 मतलब 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी का पार्ट 2 आया है, जो आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चैप्टर 1। ठीक है, जीवों में जनन। तो आज उसका हम सेकेंड पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करते चले, क्योंकि अगले ही मंथ से आप लोग को क्लास इसी चैनल से लाइव क्लास कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अभी ऑफलाइन वीडियो मिल रहा है आप लोग के लिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। विकाणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए, विकाणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। विकाणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, प्रत्येक वृक्काणु रुधिर से छानता है। ठीक है, कहाँ से छानता है? तो रुधिर से छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, और विकाणु को निम्नलिखित भाग होता है, जैसे कि एक में देख लेते हैं। एक बोमैन संपूर्ण ग्लोमेरुलस के साथ। ठीक है, और दो में है क्या? एक लंबी नालिकाएँ होती है। ठीक है, चलिए इसकी कार्य निम्न देख लेते हैं। विकाणु के कार्य निम्नलिखित है। रुधिर रीनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है। ठीक है, जिसे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छानता है। दो में देख लेते, रुधिर कोशिकाओं और प्रोटीन कोशिकाओं में रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमैन संपूर्ण द्वारा छान दिए जाते हैं। तीन में, इस निस्यांत में वर्णीय पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोग नहीं होता है, वह भी होता है। ठीक है, चार में, जब यह निस्यांत नालिका में आता है तो लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, हमारे शरीर में यही सब अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और जो नहीं अवशोषित वो रहता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उन वर्णीय पदार्थों का भी छनन का कोशिका द्वारा होता है, जो शेष रह जाते हैं। अंत में निस्यांत में केवल यूरिया, अन्य वर्णीय पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है। जो हम लोग मूत्र कहते हैं उसे क्या कहता है? उसमें निस्यांत केवल यूरिया और अन्य वर्णीय पदार्थ रहता है। ठीक है, वह जल ही रह जाता है, जिससे हम मूत्र कहते हैं। यह संग्रहण में एकत्रित होता रहता है। ठीक है, कहाँ? तो संग्राहक में। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो उत्तर देख लेंगे। उत्सर्जित उत्पादों में छुटकारा पाने के लिए पादप प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, उन पत्तियों को गिराना जिसमें वर्णीय पदार्थ एकत्रित रहते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं। इनके अतिरिक्त वे वर्णीय पदार्थ को रेजिन तथा गोंद के रूप में एकत्रित करते हैं तथा एक वर्णीय पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित भी करते हैं। तीन में देख लेते हैं। मूत्र बनने की मात्रा का नियम किस प्रकार होता है? ठीक है, तो देखिए मूत्र कैसे बनता है। मूत्र बनाने की मात्रा का नियम पुनर्शोषण क्रिया द्वारा होता है। किस लिए? पुनर्शोषण क्रिया द्वारा। मूत्र बनने की मात्रा का नियम किस प्रकार होता है? मूत्र बनाने की मात्रा नियम पुनर्वशोषण क्रिया द्वारा होता है। मूत्र में जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय व्यय उत्सर्जित करना है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका जय प्रकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उत्सर्जन से ही संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी, इसका आंसर हो जाएगा जल का वाहन। ठीक है, किससे? जल का वाहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है?
तो उपरोक्त में सभी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है और उपरोक्त यानी कि ये तीनों के भी कहते हैं। पायरुवेट की विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ से होता है। चलिए अब अतिलघुत्री क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिसके कारण एंजाइम इसे विखंडित कर पाने में असमर्थ होता है। पित्त रस इन बड़ी गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम इनसे क्रिया कर सके। अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया क्षुद्रांत में होती है, ठीक है। चलिए 6 में देख लेते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। देखिए भोजन में लार का क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। देखिए एक में लार में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं इसको सलाइवरी, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एंजाइलेज कहते हैं। यह एंजाइम मंड को विखंडित करने शर्करा में बदला देता है, ठीक है। 2 में देख लेते हैं। लार भोजन को चिकना बना देता है, जिससे इसे चबाने का तथा सटकने में आसानी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लार की तरह ही घोंटते हैं, उसी के थ्रू से जो लार निकलता है वही होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है और उसके उत्पादक क्या है, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इसके उपबाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए 8 में देख लेते हैं। इसका अंतर है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के अंतर क्या है। कुछ जीवों का नाम लिखिए जिससे अवायवीय श्वसन होते हैं, ठीक है। देखिए 3 साल पूछा गया, 15, 17 और 18 में। वायवीय इस तरह अंतर है। वायवीय श्वसन हो गया, देखिए इसमें वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थित में होता है तथा इसके ऑक्सीजन उपभुक्त हो जाता है, ठीक है। अवायवीय में क्या होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, अनुपस्थिति में होता है। फिर वायवीय देख लेते हैं। इसमें ग्लूकोज की पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय में इसमें ग्लूकोज की विखंडन नहीं होता है, ठीक है। इसमें CO2 गैस के अंतिम उत्पादन होता है और इसमें एथेनॉल तथा लैक्टोल अम्ल अंतिम उत्पादन होता है। इसी तरह से इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 में गैस के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्प है। तो इसका कूपिकाएँ महीन दीवारों तथा असंख्य रुधिर कोशिकाओं वाली रचना है, जिसके कारण रुधिर तथा कूपिका में भारी वायु के बीच गैस का आदान प्रदान सरलता से होता है। 2 में देखेंगे। कूपिकाओं की संरचना गुब्बारे की तरह होता है, जो आवश्यकतानुसार गैस का आदान प्रदान करने के लिए फैला तथा पिचका सकता है, ठीक है, पिचक सकता है। 10 में देखते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकता है। देखिए अगर इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या परिणाम पड़ेगा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का व्याख्या कीजिए, क्यों आवश्यक है। कि मनुष्य में सहित स्तनधारियों की दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। प्रथम परिसंचरण में हृदय और फुफ्फुस के माध्यम पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम फ्लोनरी परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। तथा द्वितीय परिसंचरण हृदय और शरीर के अन्य भागों में मध्य में पाया जाता है, जिसे सिस्टोमिक परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए आवश्यक है जिससे शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मात्रा न हो सके। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर में जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वाहन के अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम दो एक इस तरह से बना लेंगे घर, हम नोट भी कर सकते हैं आप लोग। जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधे से अन्य भागों में पहुंचाता है। देखिए जाइलम का मतलब जल, ठीक है। फ्लोएम, देखिए फ्लोएम तैयार पौधों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक है।
देख लीजिए आलम में देख लेते हैं। खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकों द्वारा होता है। अब फ्लोएम में भोजन का परिवहन चालिका नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। फ्लोएम देख लेते हैं। नलिकाओं और वाहिकाओं का मृत कोशिकाएं होती है। देखिए फ्लोएम चालनी नलिकाओं और सहायक कोशिकाएं जीवित होते हैं। फुफ्फुस में कुपकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना की क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, कुपका एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ विक्राणु लिख लेंगे। विक्राणु के ही नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, कुपकाओं की संरचना महीन दीवारों वाले गुब्बारों के समान होती है। ठीक है, जैसे गुब्बारा का पतला दीवार होता है उसी तरह विक्राणु की संरचना महीन दीवारों वाले एक कप के समान होता है। ठीक है, कुपकाओं में महीन दीवारों वाली रक्त कोशिकाओं में का जल बिछा रहता है जो गैस के आदान प्रदान करती है। अबडोमेन संपुट में भी महीन दीवार वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह छनक का कार्य करता है। ठीक है, इस तरह से। तो आज यहीं पर मेरा चैप्टर समाप्त हो रहा है। वीडियो को लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले अगर नए स्टूडेंट है तो। तब तक के लिए कल हम फिजिक्स का क्लास लेके आएंगे। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसलिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हम लोग लाइव पढ़ेंगे और लाइव टेस्ट भी होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।